सब्सक्राइब कीजिए मित्तल्स एजुकेशन पॉइंट, एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello everyone. Our today's video lecture is on spinal cord, which is an important topic of neuroanatomy as well as our human body. I am Dr. Sahil Mittal and you are watching Mittal's Education Point. So let's get started. सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली स्पाइनल कॉर्ड होती क्या है, किसके अंदर आती है, ये सब कुछ हम इसके अंदर देखेंगे। तो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसके अंदर एक स्पाइनल कॉर्ड आती है और एक आता है ब्रेन। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नर्वस सिस्टम होता है जो कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के लिए हम आगे फर्दर वीडियोस बनाएंगे, उसमें ब्रेन को हम डिस्कस कर लेंगे। अभी इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड को। तो स्पाइनल कॉर्ड एग्जैक्टली होती क्या है? स्पाइनल कॉर्ड एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल कॉर्ड होती है। इसका मतलब क्या है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी शेप सिलेंड्रिकल शेप की होती है और वो एक लंबी सी कॉर्ड होती है। ठीक है, जो कि हमारे L1 वर्टिब्रा तक जाती है। अभी ये मैं आपको आगे अच्छे से डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होती है और लॉन्ग सिलेंड्रिकल कॉर्ड होती है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? ये किसमें हेल्प करती है? ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है हमारे ब्रेन से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से ब्रेन तक। मतलब ये कनेक्शन का काम करती है ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बीच में। ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बीच में कनेक्शन का काम कर रही है। जब भी हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे कोई भी स्टिमुलस आता है तो वहां से जो मैसेज होता है वो ब्रेन तक पहुंचाती है और ब्रेन से जो भी रिस्पॉन्स आता है उस मैसेज के रिगार्डिंग वो वापस से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाती है। अब जो हमारी स्पाइनल नर्व्स होती है ये 31 होती है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है? नर्व्स निकालती है और ये जो नर्व्स होती है 31 पेयर्स होते हैं इन नर्व्स के। अब आप कहोगे सर 31 पेयर्स कैसे होते हैं? हमारी बॉडी में 8 सर्वाइकल नर्व्स होती है। यहाँ पे ना ये बात ध्यान देने वाली है कि जो हमारी वर्टिब्रल नर्व्स, वर्टिब्रल जो कॉलम होता है या वर्टिब्रल सेगमेंट होते हैं और स्पाइनल सेगमेंट होते हैं, दोनों काफी ज्यादा अलग होते हैं। ठीक है, स्पाइनल सेगमेंट अलग होते हैं, वर्टिब्रल सेगमेंट अलग होते हैं। स्पाइनल सेगमेंट में जो सर्वाइकल नर्व होती है वो 8 होती है। ठीक है, और वर्टिब्रल सेगमेंट में सर्वाइकल 7 होती है। ठीक है, ये बात ध्यान देना, बाकी सब सेम होता है। ठीक है, लगभग। अभी आपको मैं आगे और डिफरेंस भी बताऊंगा। तो अभी इतना ध्यान दो कि वर्टिब्रा के अंदर जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है वो 7 होती है और स्पाइनल सेगमेंट के अंदर जो स्पाइनल सर्वाइकल सेगमेंट होते हैं वो 8 होते हैं। ठीक है, तो 8 सर्वाइकल सेगमेंट होती है, 12 थोरैसिक होती है, 5 लंबर होती है, 5 सैक्रम होती है एंड 1 कॉकेक्स। तो अगर आप इन सबको टोटल करोगे तो 31 बनेगा। दैट इज 8 + 12 + 5 + 5 + 1। ठीक है, तो 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर हम इसके जनरल फीचर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो जनरल फीचर्स में सबसे पहले लेंथ की बात करते हैं। मेल्स और फीमेल्स के अंदर इसकी जो लेंथ होती है वो काफी ज्यादा अलग होती है। ठीक है, मेल्स के अंदर जो इसकी लेंथ होती है वो 45 सेंटीमीटर होती है और फीमेल्स के अंदर जो इसकी लेंथ होती है वो 42 सेंटीमीटर होती है। दोनों के अंदर अलग है। वेट सेम होता है, दैट इज 30 ग्राम। 30 ग्राम अप्रोक्स वेट हमें क्या होता है स्पाइनल जो कॉर्ड होती है उसका देखने को मिलता है। ठीक है, अभी यहाँ पे ना एक चीज देखिए, ये स्टार्ट होती है एटलस वर्टिब्रा से। ठीक है, ऊपर ये कहाँ से स्टार्ट होती है? एटलस वर्टिब्रा से जाती है। अब अडल्ट और चाइल्ड के अंदर इसका जो साइज होता है वो काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, अभी वो दो ध्यान से सुनिएगा। एटलस वर्टिब्रा से स्टार्ट होती है, वहां से स्टार्ट होकर ये जा रही है फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा पे, फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा पे। अब देखिए जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो तो हमारा कोकिक्स तक होता है और जो स्पाइनल सेगमेंट है वो सिर्फ फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा तक जा रही है। वो कभी भी वर्टिब्रल कॉलम जितनी नहीं जाती, वर्टिब्रल कॉलम से काफी ज्यादा छोटी होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा पर जाकर ये खत्म हो जाती है। ठीक है,
और अगर हम वही चाइल्ड की बात करें, चिल्ड्रन की बात करें, तो उसके अंदर ये थर्ड लंबर वर्टिब्रा तक क्या होती है, चली जाती है। अडल्ट के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं वो फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा तक जाती है, और चाइल्ड के अंदर ये थर्ड लंबर वर्टिब्रा तक जाती है। एटलस से स्टार्ट हो गए फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा, एटलस से स्टार्ट हो गए थर्ड लंबर वर्टिब्रा तक ही ये क्या होती है, जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये नर्व्स कम देती है। अब आप कहोगे सर आपने कहा था कि ये क्या नाम है, लंबर की स्पाइनल सेगमेंट नर्व्स भी देती है और सैक्रल की भी देती है, वो कैसे देती है? तो वो जो नर्व्स है ना वो L1 तक सारी खत्म हो जाती है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे तब आपको काफी अच्छे से इसका पता चल जाएगा। अभी हम एक सुपीरियर और इंफीरियर अटैचमेंट्स की बात करते हैं। सुपीरियरली क्या होता है और इंफीरियरली क्या होता है। सुपीरियरली ये कॉन्टिन्यूअस किसकी कॉन्टिन्यूएशन होती है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से स्टार्ट होती है। सुपीरियरली ये स्टार्ट होती है मेडुला ऑब्लोंगेटा से, और इंफीरियरली ये कहाँ पे जाके रुकती है, कॉर्नस मेडुलरिस पे। इंफीरियरली कहाँ पे जाके टर्मिनेट होती है, कॉर्नस मेडुलरिस पे। तो अभी मैंने आपको बताया सुपीरियरली मेडुला ऑब्लोंगेटा से स्टार्ट हो रही है और इंफीरियरली कॉर्नस मेडुलरिस पे जाके खत्म हो रही है। तो ये होते क्या है, देखिए मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या होता है, ये हमारा एक पार्ट होता है ब्रेन स्टेम का, ठीक है। ब्रेन का या ब्रेन स्टेम का जो सबसे ज्यादा लोअर पार्ट होता है उसको हम कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। बट लोअर का मतलब ये नहीं है कि इसका काम कम है, इसका काम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। ये हमारी बॉडी की जितनी वाइटल प्रोसेस होती है ना, उन सब वाइटल प्रोसेसेस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। वाइटल प्रोसेस में, वाइटल प्रोसेस है तो नाम से पता चल रहा है कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वाइटल प्रोसेस में कौन कौन सी आती है, दैट इज ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग, हार्ट रेट, टेम्परेचर एक्सेट्रा। ये सब हमारी वाइटल प्रोसेस होती है जिसको मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, कंट्रोल करता है, और ब्रेन के बिल्कुल बॉटम में क्या होता है, ये पाया जाता है। देन हमारा जो सेकंड मैंने आपको नाम लिया था जहां पे स्पाइनल कॉर्ड इंफीरियरली टर्मिनेट होती है वो होता है कॉर्नस मेडुलरिस। कॉर्नस मेडुलरिस मेनली क्या होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड का टर्मिनल पार्ट होता है। ये तो मैं आपको बता चुका, टर्मिनेट यहाँ पे होती है, तो टर्मिनल पार्ट होता है ये स्पाइनल कॉर्ड का। और ये जहां खत्म होता है वहां से क्या स्टार्ट हो जाता है, फाइलम टर्मिनले। अब आप कहोगे सर फाइलम टर्मिनले क्या होता है, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये याद रखिए कि ये क्या होता है, फाइलम टर्मिनले वो कंटिन्यूएशन देता है। फाइलम टर्मिनले यहाँ से कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। अभी आप मेडुला ऑब्लोंगेटा देखिए, ये सब ऊपर का हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे ब्रेन की वीडियो में। यहां से देखिए ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा बिल्कुल लोअर पोर्शन है ब्रेन का, और मेडुला ऑब्लोंगेटा से जस्ट नीचे ये देखिए यहां से हमारी क्या हो रही है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो रही है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड, और ये क्या है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा से जस्ट नीचे हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये सुपीरियर था। इन्फीरियर की बात करें तो नीचे आके जो ये पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन क्या है, कॉर्नस मेडुलरिस, ठीक है। कॉर्नस मेडुलरिस पे जाके स्पाइनल कॉर्ड मेनली एंड हो जाती है, और जहां से हमारा क्या होता है, फाइलम टर्मिनले निकल जाता है, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं, जब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो L1 या L3 पे जाके, मतलब अडल्ट के अंदर L1 पे और बच्चों के अंदर L3 पे जाके खत्म हो जाती है, ठीक है। तो क्या होती है, वो काफी ज्यादा छोटी होती है साइज के अंदर एज कंपेयर टू वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो वर्टिब्रल कॉलम है और स्पाइनल कॉर्ड है वो एक दूसरे के ऑपोजिट लाई नहीं करते। इसके जो सेगमेंट, मतलब ये जरूरी नहीं है कि T2 जो है वो T2 के ही सामने आएगा, मतलब T2 वर्टिब्रल जो सेगमेंट है वो T2 स्पाइनल सेगमेंट के ही सामने आएगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट लाई कभी भी नहीं करते हैं, ठीक है। अभी हम इनके लेवल्स की बात करते हैं। ये जो टेबल मैंने आपको दिखाई है स्क्रीन पे, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट करना है। इसके अंदर से काफी बार क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, ठीक है। वर्टिब्रल लेवल देखिए, अब मैंने आपको बताया था वर्टिब्रल जो लेवल होते हैं वो 7 होती है। सर्वाइकल मेनली वर्टिब्रास के अंदर 7 होती है और स्पाइनल सेगमेंट के अंदर 8 होती है, बस ये याद रखिए आप, ठीक है। बाकी सब सेम होती है। ये वर्टिब्रा के अंदर 7 होती है और स्पाइनल सेगमेंट के अंदर 8 होती है। तो जब हमारी यहाँ पे C7 तक सारी सर्वाइकल वर्टिब्रा खत्म हो जाती है, वहां पे हमारी क्या होती है, जो स्पाइनल सेगमेंट होती है वो भी खत्म हो जाती है। पूरी जो सर्वाइकल सेगमेंट होती है वो पूरी खत्म हो जाती है सर्वाइकल वर्टिब्रल लेवल पे, ठीक है। देन हम बात करते हैं थोरैसिक की। थोरैसिक 6 तक, T1 से T6 तक क्या होता है, हमारी थोरैसिक 8 स्पाइनल सेगमेंट खत्म हो जाती है। मतलब थोरैसिक जब से 6 जब हमारी वर्टिब्रल सेगमेंट खत्म होते हैं, वहां पे थोरैसिक के 8 स्पाइनल सेगमेंट खत्म हो जाती है। देन हम बात करते हैं T7 टू T9, T7, T8 एंड T9 पे आके हमारी पूरी की पूरी जो थोरैसिक स्पाइनल सेगमेंट होती है वो खत्म हो जाती है। T12 तक मेनली पूरी थोरैसिक क्या होती है, हमारी खत्म हो जाती है। T10 एंड T11 पे हमारी पूरी की पूरी, मतलब इन दो पे सिर्फ T10 एंड T11 पे हमारी पूरी की पूरी लंबर
खत्म हो जाती है, लंबर स्पाइनल सेगमेंट खत्म हो जाता है L5 तक, एंड T12 एंड L1, देखिए आखिरी तो L1 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि जो L1 है वहां पे आके हमारी स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए S1 to C1 कोकिक्स 1 तक हमारी पूरी की पूरी जो स्पाइनल सेगमेंट है वो खत्म हो जाती है। C7 तक पूरी जो C7 वर्टिब्रल सेगमेंट है वहां तक पूरी की पूरी, C8 तक हमारी जो सर्वाइकल है वो खत्म हो गई। देन T1 to T6 के अंदर T8 तक जो हमारे स्पाइनल सेगमेंट है वो खत्म हो जाते हैं। T7 to T9 के अंदर पूरी पूरी थोरैसिक खत्म हो जाती है हमारी। T10 एंड T11 पे पूरी की पूरी लंबर स्पाइनल सेगमेंट खत्म हो जाती है। एंड T12 एंड L1 पे हमारी क्या होती है, पूरी की पूरी सैक्रम एंड कोकिक्स क्या होती है, खत्म हो जाती है। देन हम देखिए जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी बॉडी का, ठीक है, क्योंकि अगर इनके ऊपर कोई इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में परमानेंट पैरालिसिस और इवन डेथ तक भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो क्यों, अब देखिए जैसा कि आपने काफी बार देखा होगा कि जिम के अंदर काफी जो पर्सन है वो क्या करते हैं, जिमिंग एक्टिविटीज करते हैं, वेट उठाते हैं, या फिर एथलीट्स होते हैं, तो या फिर मोटर बाइक एक्सीडेंट की वजह से अगर हमारी सर्वाइकल जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कोई भी इंजरी हो जाए तो उस इंजरी की वजह से क्या होता है, उस पेशेंट के अंदर कई बार पैरालिसिस देखने को मिल सकता है या फिर डेथ भी देखने को मिल सकती है। क्यों, क्योंकि क्या होता है वो कनेक्शन ही टूट जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ब्रेन के बीच में, तो कनेक्शन टूट गया। अब हमारी बॉडी के सारे फंक्शन को कंट्रोल कौन कर रहा है, मास्टर कौन है हमारी बॉडी का, ब्रेन है। तो अगर ब्रेन के साथ में कनेक्शन ही टूट गया तो फिर वो कैसे कर पाएगा, उसकी वजह से क्या होता है, हमें पैरालिसिस देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो अब हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कोई ना कोई एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर तो होगा ना बॉडी में। तो ये कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जैसे कि हमारे 3 मेन मेनिंजेस होती है, एक होती है ड्यूरा मैटर, एक होता है एरेक्नोइड मैटर और एक होता है पिया मैटर, ठीक है। आप इनको कैसे याद करोगे, आप याद करोगे डैप, ठीक है, डैप याद कीजिए। ड्यूरा मैटर सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, देन जो बीच वाली लेयर होती है वो एरेक्नोइड मैटर होती है, और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है पिया मैटर, ठीक है। तो हमारी बॉडी में 3 होते हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर एंड पिया मैटर, ये तीनों मेनिंजियल लेयर होती है, ठीक है। डेप्थ से याद कीजिए, ड्यूरा मैटर सबसे आउटर मोस्ट, एरेक्नोइड मैटर बीच वाली, और जो पिया मैटर होती है वो सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसको हम क्या कह देते हैं, पिया मैटर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो लेयर्स होती है ये आपस में चिपकी तो नहीं हुई ना, इनके बीच में कुछ ना गैप तो मिलेगा। ड्यूरा मैटर और ये ड्यूरा मैटर है, ये एरेक्नोइड मैटर है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस है, ठीक है। अब ये एरेक्नोइड मैटर है, ये हमारा पिया मैटर है, तो इनके बीच में भी कुछ ना कुछ स्पेस है, तो उस स्पेस को भी हमने क्या है, नाम दिया है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले सब का मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि जो सब होता है, सब का मतलब क्या होता है, सब का मतलब होता है नीचे, ठीक है, और एपी का मतलब होता है ऊपर। सब का मतलब नीचे, एपी का मतलब ऊपर। अब देखिए स्पेस बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नोइड मैटर, ठीक है, तो मतलब ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड मैटर के बीच का, और ऊपर कौन सी होती है, सबसे ड्यूरा मैटर होती है, तो ड्यूरा मैटर के नीचे जो मिलेगा वो क्या होगा, सब ड्यूरल स्पेस होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा, स्पेस बिटवीन एरेक्नोइड मैटर एंड पिया मैटर, ठीक है। अब ऊपर कौन सी होती है, एरेक्नोइड मैटर, तो एरेक्नोइड मैटर के नीचे जो स्पेस होगा उसको हम क्या कहेंगे, सब एरेक्नोइड स्पेस। अब ठीक है, 2 स्पेस पहले ध्यान से देखिए, स्पेस बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नोइड मैटर, ठीक है, तो सब ड्यूरल स्पेस, क्योंकि ये ड्यूरा के नीचे है, ठीक है। स्पेस बिटवीन एरेक्नोइड मैटर एंड पिया मैटर, ठीक है, उसको कहते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस, क्यों, क्योंकि एरेक्नोइड मैटर के नीचे है। अब देखिए, अब जो हमारी ड्यूरा सबसे ऊपर वाली लेयर होती है और उसके ऊपर भी क्या होता है, एंडोस्टियम होता है, तो ड्यूरा मैटर और एंडोस्टियम के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको हम कहते हैं एपिड्यूरल स्पेस। एपी का मतलब ऊपर, ड्यूरा के जो ऊपर स्पेस है, ड्यूरा मैटर और एंडोस्टियम के बीच में जो स्पेस है वो एपिड्यूरल स्पेस है, क्यों, क्योंकि ये ड्यूरा के ऊपर है, तो सब ड्यूरल स्पेस, सब एरेक्नोइड स्पेस एंड एपिड्यूरल स्पेस, ठीक है। अब देखिए जो हमारा सब एरेक्नोइड स्पेस होता है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पेस होता है, ठीक है। आप कहोगे सर ये इंपॉर्टेंट स्पेस क्यों होता है, क्योंकि जो ये स्पेस है, इसी स्पेस के अंदर हमारा CSF पाया जाता है, सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर ही हमारा CSF पाया जाता है। CSF क्या होता है, CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है। ये किस में हेल्प करता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इंपॉर्टेंट होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे ब्रेन को कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। अब कुशनिंग इफेक्ट क्या होता है, जब भी हमें कोई इंजरी होती है, ब्लंट इंजरी, या फिर हमारा जो हेड है वो किसी चीज के टकराता है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, ब्रेन पे इंजरी होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस CSF वो जो इंजरी होती है उसके होने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। ये ब्रेन को कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करके उसकी मूवमेंट को क्या होता है, कम कर देता है, ठीक है। देन हम बात करते हैं
अब हमें कई बार क्या होता है, इस CSF को बाहर निकालना होता है। अब आप कहोगे कि सर CSF इतना इंपॉर्टेंट होता है तो हमें इसे बाहर क्यों निकालना होता है? बाहर मेनली डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए निकालना होता है। जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन आ जाता है, ठीक है, या कोई डिजीज या डिसऑर्डर हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमें डायग्नोसिस के लिए CSF को बाहर निकालना होता है। बाहर निकाल के हम इसकी लेबोरेटरी में क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, जिससे हमें इन्फेक्शन का पता चल जाता है। ठीक है, तो इसको बाहर कैसे निकालते हैं? बाहर निकालते हैं हम लंबर पंक्चर के थ्रू। ठीक है, बाहर इसको कैसे निकालते हैं? बाहर निकालते हैं लंबर पंक्चर के थ्रू। लंबर पंक्चर क्या होता है? लंबर पंक्चर मेनली क्या होता है, जो हमारा लंबर रीजन होता है वहां से CSF को बाहर निकालते हैं एक निडल का यूज करके। अब क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर सिर्फ हम लंबर पे ही क्यों करते हैं, हम थोरैसिक पे, सैक्रम पे, सर्वाइकल पे क्यों नहीं करते लंबर पंक्चर? क्यों? जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो L1 पे आके खत्म हो जाती है। तो अगर हम थोरैसिक पे, सर्वाइकल पे या फिर सैक्रम पे करेंगे तो वहां पे क्या होगा, सर्वाइकल या थोरैसिक पे करेंगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हमें दिक्कत हो सकती है, वहां पे इंजरी हो सकती है, चांसेस है इंजरी के कि सर्वाइक जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी इंजरी हो जाए। ठीक है, तो उस इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि उसकी इंजरी से पैरालिसिस या पैरासिस देखने को मिल सकती है, तो उस इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, लंबर पे करते हैं। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड L1 पे तो खत्म हो गई, तो L1 से नीचे हम क्या करते हैं, लंबर पंक्चर करते हैं, जिससे वो इंजरी क्या हो जाती है, प्रिवेंट हो जाती है। ठीक है, तो मेनली लंबर पंक्चर के बारे में पता चल गया, CSF के बारे में पता चल गया, सबड्यूरल स्पेस क्या होता है, सब एरेक्नोइड स्पेस क्या होता है, एपिड्यूरल स्पेस क्या होता है, ये सब हम देख चुके। अब मैं आपको पहले ही बता चुका कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ये हमारी कोनस मेड्यूलरिस तक एक्सटेंड करती है। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है कहाँ तक जाती है, नीचे। टर्मिनेट कहाँ पे करती है, कोनस मेड्यूलरिस से करती है। अब कोनस मेड्यूलरिस से नीचे मैंने आपको बताया था कि क्या स्टार्ट हो जाता है, हमारा फाइलम टर्मिनले स्टार्ट हो जाता है। तो फाइलम टर्मिनले होती क्या है, ठीक है। अब कोनस मेडुलरिस से नीचे मैंने आपको बताया है, स्पाइनल कॉर्ड तो जाती नहीं है। कोनस मेडुलरिस से नीचे सिर्फ और सिर्फ हमारा जो पिया मैटर है, पिया मैटर जाता है, जो हमारी मेनिंजेस में जो सबसे इनर मोस्ट मेनिंजियल लेयर होती है, पिया मैटर, वो कोनस मेडुलरिस के नीचे जाता है और फाइलम टर्मिनले बना देता है। ठीक है, अब जो पिया मैटर है, पिया मैटर मेनली सिर्फ फाइलम टर्मिनले नहीं बनाता, इसकी 3 मॉडिफिकेशंस होती है। जब ये हमारा कोनस मेडुलरिस से नीचे जाता है तो पिया मैटर की मेनली तीन मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है। पहला होता है लिगामेंटा डेंटिकुलाटा, दूसरा होता है लिनिया स्प्लेंडेंस और तीसरा होता है फाइलम टर्मिनले। जो हमारा पिया मैटर है, पिया मैटर 3 मॉडिफिकेशंस में जाता है। फर्स्ट वन इज लिगामेंटा डेंटिकुलाटा, देन लिनिया स्प्लेंडेंस एंड द थर्ड इज फाइलम टर्मिनले। ठीक है, इनको अब हम एक एक करके क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लिगामेंटा डेंटिकुलाटा का। ठीक है, जो लिगामेंटम डेंटिकुलाटा है ये 21 पेयर्स होते हैं इसके मेनली दोनों तरफ ऐसे 21 पेयर्स देखने को मिलते हैं, जो कि लेटरली जाते हैं और लेटरली जाके ये क्या करते हैं, ड्यूरामेटर से क्या कर देते हैं, फ्यूज कर लेते हैं। ठीक है, 21 पेयर्स ऑफ प्रोजेक्शन देखने को मिलती है, जो कि मेनली स्पाइनल कॉर्ड से लेटरल साइड में जाती है और वहां जाके ड्यूरामेटर से क्या करते हैं, ये फ्यूजन कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो ये है लिगामेंटम डेंटिकुलाटा। ये दिस वन आर लिगामेंटम डेंटिकुलाटा। ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड से लेटरल साइड में जा रहे हैं और यहाँ आके जो ये ग्रीन दिख रहा है आपको, ये हमारा क्या है, ये है हमारा ड्यूरामेटर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आके ये देखिए ये इसे अटैच हो गए ड्यूरामेटर से, लिगामेंटम डेंटिकुलाटा फ्यूज कर गए ड्यूरामेटर से। देखिए दिस वन, ठीक है, लिगामेंटम डेंटिकुलाटा एंड व्हाट इज दिस, ड्यूरामेटर। ठीक है, अब लिगामेंटा डेंटिकुलाटा का मेन काम क्या होता है, ये हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड को एक पोजीशन में मेंटेन करने में हेल्प करती है। ठीक है, जो लिगामेंटा डेंटिकुलाटा होती है ये स्पाइनल कॉर्ड को एक पोजीशन के अंदर मेंटेन करने में हेल्प करती है। देन जो हमारा सेकंड मॉडिफिकेशन होती है ये होती है लीनिया स्प्लेंडेंस। लीनिया स्प्लेंडेंस क्या होती है, लीनिया स्प्लेंडेंस मेनली थिकनिंग होती है। थिकनिंग होती है कहाँ पे, एंटीरोमीडियन सल्कस पे। ठीक है, इन द लोअर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब ये ऊपर से क्या आप कहोगे सर एंटीरोमीडियन सल्कस क्या होता है, लोअर पार्ट पे कैसे, मतलब अब मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ये देखिए, जब हम सर्वाइकल कॉर्ड का, हमारी स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं, तो ट्रांसवर्स सेक्शन करने के बाद में ट्रांसवर्सली कट करते हैं, तो ट्रांसवर्सली कट करने के बाद में हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। मतलब ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड, इसको बीच में ऐसे काट दिया हमने, ट्रांसवर्सली कट कर दिया, तो हमें ये स्ट्रक्चर क्या होता है, देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा जो ये है, ये होता है हमारा पूरा का पूरा ट्रांसफर सेक्शन। ये जो पोर्शन होता है इसका, ये होता है पोस्टीरियर पोर्शन, और जो ये पोर्शन होता है ये होता है हमारा एंटीरियर पोर्शन। ठीक है, दिस वन इज सेंट्रल कैनल। ठीक, अब देखिए
जो हमारा एंटीरियर पोर्शन है, एंटीरियर पोर्शन पे यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या था, एंटीरो मीडियन सल्कस। तो एंटीरियर पोर्शन पे बिल्कुल मीडियन साइड में जो ये सल्कस है, यहाँ पे जो ये देखिए ये जो ऊपर वाली थिकनिंग है, ये हमारी क्या है, लीनिया स्प्लेंडेंस है। ठीक है, दिस इज पोस्टीरियर पोर्शन, दिस इज एंटीरियर पोर्शन ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। एंड एंटीरियर सेक्शन पे बिल्कुल बीच में जो सल्कस आती है, एंटीरो मीडियन सल्कस, यहाँ पे जो ये मॉडिफिकेशन देखने को मिल रही है आपको, थिकनिंग, ये लीनिया स्प्लेंडेंस है। और जो ये रेड रेड कलर के अंदर जा रही है, आपको सर ये क्या है जो लगी चमक रही है, ये है हमारी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, जो कि मेनली क्या करती है, स्पाइनल कॉर्ड को ब्लड सप्लाई करने में हेल्प करती है। ठीक है, देन जो इसकी थर्ड मॉडिफिकेशन होती है, थर्ड मॉडिफिकेशन होती है फाइलम टर्मिनले। फाइलम टर्मिनले क्या होती है, फाइलम टर्मिनले मेनली एक 20 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड होती है। ठीक है, कॉर्ड नहीं कह सकते आप, ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, जो कि बिल्कुल मेनली एंड कहाँ पे होता है, ये जो हमारा कोकिक्स होता है ना, कोकिक्स के फर्स्ट सेगमेंट के पेरियोस्टियम पे जाके, ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर है, जो कि मेनली फर्स्ट सेगमेंट ऑफ कोकिक्स के पेरियोस्टियम पे जाके क्या होता है, एंड होता है, अटैच होता है। अब आप कहोगे सर ये पेरियोस्टियम क्या होता है, तो पेरियोस्टियम क्या होता है, ये हमारी एक मेम्ब्रेन होती है जो कि नर्व्स की और ब्लड वेसल की बनी होती है। पेरियोस्टियम क्या होता है, पेरियोस्टियम एक मेम्ब्रेन होती है जो कि ब्लड वेसल एज वेल एज नर्व, इन दोनों की बनी होती है। और ये क्या करती है, जो हमारी बोन होती है, बोन को चारों तरफ से क्या कर देती है, रैप कर देती है। पेरियोस्टियम क्या है, पेरियोस्टियम एक मेम्ब्रेन है, जो पेरियोस्टियम एक मेम्ब्रेन है जो कि किसकी बनी होती है, ब्लड वेसल और नर्व्स की, और बोन को रैप अराउंड करती है ये। ठीक है, अब हर एक जो कोकिक्स बोन है, ठीक है, हर एक कोकिक्स बोन की खुद की एक अलग पेरियोस्टियम पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा फाइलम टर्मिनले होता है, ये दो टाइप का होता है। कौन कौन से दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फाइलम टर्मिनले इंटरनम और दूसरा होता है फाइलम टर्मिनले एक्सटर्नम। ठीक है, फाइलम टर्मिनले इंटरनम को हम एफटीआई से भी डिनोट करते हैं, एंड फाइलम टर्मिनले एक्सटर्नम को हम क्या करते हैं, आगे एफटीई से भी डिनोट करते हैं। पहले हम बात करते हैं फाइलम टर्मिनले इंटरनम की। जो फाइलम टर्मिनले इंटरनम होता है, ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। टोटल इसकी लेंथ कितनी बताई थी मैंने, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग बताई थी टोटल लेंथ। टोटल लेंथ 20 सेंटीमीटर में से जो फाइलम टर्मिनले इंटरनम होता है, ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, बची कितनी, 5, तो 5 क्या होगा हमारा फाइलम टर्मिनले एक्सटर्नम होगा, ये कितना होगा, 5। ठीक है, 5। ठीक है, तो ये हमारा कितना है, 15 सेंटीमीटर है, और जो ये फाइलम टर्मिनले एक्सटर्नम है, ये कितना है, हमारा 5 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा, तो टोटल 20 सेंटीमीटर हो गया। अब फाइलम टर्मिनले इंटरनम जो है, ये ऊपर वाला पोर्शन होता है जहां से स्टार्ट होता है। तो ऊपर वाला जो अपर पार्ट होता है वो फाइलम टर्मिनले इंटरनम होता है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और ये सिर्फ पिया मीटर का बनता है। ठीक है, ये सिर्फ पिया मीटर का बनता है। फाइलम टर्मिनले एक्सटर्नम क्या होता है, सारी मेनिंजिन से मिलके बनता है। ये मैन एन है, सॉरी ये एन। ठीक है, तो देखिए फाइलम टर्मिनले इंटरनम एंड फाइलम टर्मिनले एक्सटर्नम। जो फाइलम टर्मिनले इंटरनम होता है, ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, अपर पार्ट होता है, सिर्फ पिया मैटर से बनता है, और कहां तक एक्सटेंड करता है, ये सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा तक। सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा से नीचे हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, फाइलम टर्मिनले एक्सटर्नम स्टार्ट हो जाता है, और ये कहां तक जाता है, जहां पे हमारी फाइलम टर्मिनले खत्म होती है, फर्स्ट सेगमेंट ऑफ कोकिक्स तक ये क्या होता है, जाता है। फाइलम टर्मिनले 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ये पेरियोस्टियम ऑफ फर्स्ट सेगमेंट ऑफ कोकिक्स पे जाके अटैच हो जाती है। इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है फाइलम टर्मिनले इंटरनम, एक होता है फाइलम टर्मिनले एक्सटर्नम। जो फाइलम टर्मिनले इंटरनम होती है, ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, अपर पार्ट होती है, और लोअर बॉर्डर ऑफ सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा तक जाती है, सिर्फ और सिर्फ पिया मैटर से बनती है। फाइलम टर्मिनले जो एक्सटर्नम होती है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, लोअर पार्ट होता है, और कहां जाके अटैच होता है, फर्स्ट सेगमेंट ऑफ कोकिक्स पे जाके ये क्या होता है, अटैच होता है। देन पेरियोस्टियम की बात हम कर चुके हैं, यहाँ पे पेरियोस्टियम मेम्ब्रेन होती है ब्लड वेसल की और नर्व्स की, जो कि एक बोन को क्या करती है, रैप करती है चारों ओर से, और हर एक कोकिकल बोन की क्या होती है, एक इंडिविजुअल पेरियोस्टियम हमें क्या होती है, देखने को मिलती है। ये डायग्राम आप देखिए। ठीक है, ये डायग्राम क्या दिखाता है हमें, ये डायग्राम, ये जो है ये क्या है, एफटीआई फाइलम टर्मिनले इंटरनम। व्हाट इज दिस, एफटीई फाइलम टर्मिनले एक्सटर्नम। व्हाट इज दिस, दिस इज कोकिक्स बोन। ठीक है, और ये क्या है, कॉर्नस मेडुलैरिस। ठीक है, अब देखिए आप फाइलम टर्मिनले इंटरनम, ये जो आ रहा है, ये हमारा स्टार्टिंग वाला, ये देखिए ये लंबा है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये लंबा है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे आके खत्म हो रहा है, S2 पे आके सेकंड सैक्रल पे आके क्या हो रहा है, ये खत्म हो रहा है। ठीक है, और ये देखिए लंबा 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड सेकंड सैक्रल पे आके खत्म हो रहा है। इसके नीचे जो है हमारा फाइलम टर्मिनले एक्सटर्नम स्टार्ट हो रहा है, छोटा है, कोकिक्स पे जाके खत्म हो रहा है ये। ठीक है,
क्या 15 सेंटीमीटर लॉन्ग अपर पार्ट, और उस पे सैक्रल वर्टिब्रा पे जाके क्या हो रहा है, ये खत्म हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से फाइलम टर्मिनल इंटरनम देख सकते हैं और फाइलम टर्मिनल एक्सटर्नम का आप देख सकते हैं। ये फाइलम टर्मिनल एक्सटर्नम छोटा होता है उससे, और कोकिक्स पे जाके ये खत्म होता है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक पूरा ये फाइलम टर्मिनल आ जाता है। हमारा टोटल कितना है, ये 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, देन अभी हम बात करते हैं इसके बाद में स्पाइनल कॉर्ड की मेनिंजेस की, जो अपने आपको 3 मेनिंजेस बताई थी। कौन कौन सी होती है? एक होती है ड्यूरा मैटर, दूसरी होती है एरेक्नोइड मैटर, और तीसरी होती है पिया मैटर। जो सबसे ऊपर वाली होती है ड्यूरा मैटर, बीच वाली एरेक्नोइड मैटर, और तीसरी होती है हमारी पिया मैटर। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं ड्यूरा मैटर की। जो ये सेकंड लाइन दिख रही है आपको अंदर की तरफ से, जो सेकंड लाइन दिख रही है, ये है हमारी ड्यूरा मैटर। और जो अंदर ही अंदर वाली जो ये लाइन दिख रही है, ये है एरेक्नोइड मैटर। ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नोइड मैटर। अब इसके बीच में जो येलो येलो कलर का आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, ये जो स्पेस है, ये हमारा क्या है? ये है हमारा सबड्यूरल स्पेस। क्या है ये देखिए, ये सबड्यूरल स्पेस। ठीक है, देन हमारा इसके बाद में एरेक्नोइड मैटर जो अंदर वाली लाइन थी, और जो ये वाली लाइन है, ये लाइन क्या होती है? हमारी पिया मैटर। तो एरेक्नोइड और पिया मैटर के बीच में जो ये ब्लू कलर का स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? सब एरेक्नोइड स्पेस। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे मैंने आपको 3 चीजें बताई, ड्यूरा मैटर बता दिया, एरेक्नोइड मैटर बता दिया, इस स्पेस को सबड्यूरल स्पेस कहते हैं, और जो ये ब्लू कलर का स्पेस है, इसको हम सब एरेक्नोइड स्पेस कहते हैं। अब जो ड्यूरा से ऊपर जो ये डार्क डार्क सा स्पेस दिखाई दे रहा है, ठीक है, एपिड्यूरल स्पेस, जो मैंने आपको पहले बताया था, ये क्या है हमारा? ये है एपिड्यूरल स्पेस। ड्यूरा मैटर देख लिया यहाँ पे आपने, ड्यूरा मैटर दिस वन, ये है सबड्यूरल स्पेस, दिस इज सब एरेक्नोइड स्पेस, दिस इज एरेक्नोइड मैटर, एपिड्यूरल स्पेस और पिया मैटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी एनलार्जमेंट्स की। तो एनलार्जमेंट्स मेनली क्या होती है? एनलार्जमेंट्स क्या होता है? अब देखिए, हमारी बॉडी के अंदर लिम्स पाए जाते हैं। लिम्स के अंदर काफी सारे डिफरेंट मसल्स देखने को मिलती है। अब उन मसल्स, इतनी सारी मसल्स, क्योंकि लिम्स का क्या होता है, काफी ज्यादा फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो इतने सारे फंक्शन को करने के लिए काफी सारी मसल्स की और काफी बड़ी बड़ी मसल्स की जरूरत होती है बॉडी को। और इतनी सारी मसल्स को या इतनी बड़ी मसल को एक ना वो सप्लाई करे, वो भी छोटी सी, तो ये ना इम्पॉसिबल या फिर मुश्किल सा काम है। तो इसलिए क्या होता है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कुछ एक जगहों पर एनलार्जमेंट्स देखने को मिलते हैं। एनलार्जमेंट्स कैसे? मतलब कुछ एक जगहों से जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो थिक देखने को मिलती है। जैसे कि आप इस पोजीशन पे ले सकते हैं, यहाँ से हमारी स्पाइनल कॉर्ड थिक है। ठीक है, देन आप इस पोजीशन पे देखिए, ये भी हमारी स्पाइनल कॉर्ड यहाँ इस एरिया से भी थिक है। तो मेनली क्या होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड थिक होती है, वो एरिया क्या है? मसल्स को सप्लाई करता है। तो अब देखिए, अब हमारा थिक एरिया 2 देखने को मिलता है, एक तो होता है सर्वाइकल पे और एक होता है लंबर पे। पहले हम बात करते हैं सर्वाइकल एनलार्जमेंट की, जहां पे हमारे सर्वाइकल पे एनलार्जमेंट्स है। तो सर्वाइकल जो एनलार्जमेंट होता है, सर्वाइकल पे जहां पे हमारी स्पाइनल कॉर्ड बड़ी देखने को मिलती है, वो मेनली अपर लिम्ब को सप्लाई करती है। और लंबर पे जहां पे स्पाइनल कॉर्ड हमारी बड़ी देखने को मिलती है, एनलार्जमेंट देखने को मिलता है, वो हमारी लोअर लिम्ब को सप्लाई करती है। 2 एनलार्जमेंट देखने को मिलती है, एक सर्वाइकल पे, एक लंबर पे। जो सर्वाइकल एनलार्जमेंट होती है, ये मेनली अपर लिम्ब को सप्लाई करती है, और जो लंबर एनलार्जमेंट होती है, ये लोअर लिम्ब को सप्लाई करती है। सर्वाइकल एनलार्जमेंट देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ C4 से लेके T1 तक आ रही है। तो C4 to T1 हमारी क्या होती है? सर्वाइकल एनलार्जमेंट होती है। और जो सबसे बड़ी एनलार्जमेंट देखने को मिलती है, वो हमें C6 लेवल पे देखने को मिलती है। कहाँ पे? इस एरिया पे, जिसका जो सर्कमफ्रेंस होता है वो कितना होता है? 38 mm होता है। इसका सर्कमफ्रेंस 38 mm होता है, डायमीटर यहाँ पे गलत है, सर्कमफ्रेंस इसका क्या होता है? 38 mm होता है। देन लंबर एनलार्जमेंट की बात करें तो ये देखिए, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये हमारे L2 से स्टार्ट हो रही है और S3 तक जा रही है। और इसकी जो सबसे बड़ी एनलार्जमेंट है वो S1 पे देखने को मिलती है, जो कि 35 mm तक की देखने को मिल सकती है। लिम्स की मसल्स को सप्लाई करने के लिए स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर एनलार्जमेंट देखने को मिलती है। ये मेनली 2 जगहों पर होती है, एक सर्वाइकल पे होती है, एक लंबर पे होती है। सर्वाइकल की जो एनलार्जमेंट होती है, ये अपर लिम्ब को सप्लाई करती है, और जो लंबर की एनलार्जमेंट होती है, वो लोअर लिम्ब को सप्लाई करती है। जो सर्वाइकल की एनलार्जमेंट होती है, ये C4 से T1 स्पाइनल सेगमेंट के ऊपर देखने को मिलती है, और C6 सेगमेंट पे सबसे बड़ी एनलार्जमेंट होती है, जिसको जो कि 38 mm तक की देखने को मिल सकती है। लंबर एनलार्जमेंट में लोअर लिम्ब को सप्लाई करती है, L2 to S3 सेगमेंट के ऊपर होता है, और इसका जो मैक्सिमम सर्कमफ्रेंस होता है वो 35 mm तक का क्या होता है? देखने को मिलता है। ठीक है, दिस वन इज लार्जेस्ट लंबर एनलार्जमेंट एंड दिस वन इज लार्जेस्ट सर्वाइकल एनलार्जमेंट। देन हम बात करते हैं कोडा इक्वाइना। हमने काफी बार नाम सुना है कि कोडा इक्वाइना का, कोडा इक्वाइना सिंड्रोम भी होता है। तो एग्जैक्टली कोडा इक्वाइना होता क्या है? कोडा इक्वाइना क्या होता है? देखिए, मैं आपको बता चुका कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो सिर्फ L1 तक जाती है एडल्ट के अंदर, बट नर्व्स तो सारी निकलती है ना, नर्व सैक्रम की भी निकलती है, नंबर की भी निकलती है, कोकिक्स की भी निकलती है। तो बाकी नर्व्स कैसे आती है? ठीक है, तो ये देखिए, अब
अब हमारा क्या होता है कि हमारी जितनी भी नर्व्स होती है, क्योंकि L1 तक तो स्पाइनल कॉर्ड ही आ रही है, फिर L2 से L5, S1 to S5 एंड कोकिक्स 1, जो ये हमारी नर्व्स होती है, ये जो नर्व्स होती है ये निकलती है राइट साइड से और लेफ्ट साइड से, ठीक है। और फिर ये क्या होती है, बिल्कुल फाइलम टर्मिनल के वर्टिकल चलती है, ठीक है। फाइलम टर्मिनल जा रहा है उसकी बिल्कुल वर्टिकल चलती है ये नर्व्स, ठीक है। कहां से, L2 to L5, S1 to S5 एंड कोकिक्स 1, ठीक है। ये सारी नर्व्स जो हमारी फाइलम टर्मिनल होता है उसके वर्टिकल चलती है, ठीक है। और ये क्या बनाती है, एक हॉर्स जैसे घोड़े की पूंछ होती है ना, उस आकार में, उसकी शेप में चलती है ये ऐसे वर्टिकल उसके, तो इसको हम क्या कहते हैं, हॉर्स टेल भी कहते हैं, हॉर्स टेल की जैसे चलती है। और इसको क्या होती है, हमारी कोडा इक्वाइना। अब देखिए एक सेगमेंट से, ठीक है, एक सेगमेंट है कोई, एक सेगमेंट पे नर्व्स कितनी निकलती है, यहाँ पे राइट साइड में भी नर्व निकलती है, लेफ्ट साइड में भी नर्व निकलती है। एक सेगमेंट, अब कोई एक स्पाइन कोड का एक सेगमेंट है, ठीक है, उस एक सेगमेंट से राइट साइड में भी नर्व निकल रही है और लेफ्ट साइड में भी नर्व निकल रही है, ठीक है। तो आप कहोगे सर एक सेगमेंट पे तो दो नर्व निकलती है, नहीं, एक सेगमेंट पे निकलती है 4 नर्व, ठीक है। 4 नर्व कैसे होती है, देखिए 4 नर्व कैसे होती है, राइट साइड में भी 2 नर्व निकलेगी और लेफ्ट साइड में भी क्या होगा, 2 नर्व निकलेगी। कैसे, राइट साइड में 2 नर्व कौन कौन सी होगी, एक होगी वेंट्रल और एक होगी डोर्सल, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है मेनली हमारी, और सेम यहाँ पे वेंट्रल और डोर्सल। तो देखिए हमारा एक सेगमेंट राइट साइड में भी नर्व निकल रही है, उसकी लेफ्ट साइड में भी नर्व निकल रही है, 2 नर्व निकल रही है, मतलब राइट साइड में भी वेंट्रल और डोर्सल और लेफ्ट साइड में भी वेंट्रल और डोर्सल क्या हो रही है, वहां पे नर्व निकल रही है, ठीक है। तो और वो क्या होती है, वो फाइलम टर्मिनल के साथ में वर्टिकल चलती है, L2 to L5, S1 to S5 एंड कोकिक्स 1, क्योंकि L1 तक हमारी स्पाइनल कॉर्ड ही आ रही है, ठीक है। अब क्या होता है, जो हमारी डोर्सल और वेंट्रल जो नर्व रूट्स होती है एक सेगमेंट की, जैसे हमारी राइट साइड में 2 निकल रही है डोर्सल और वेंट्रल नर्व रूट्स, वो क्या करती है, वो एक साथ ज्वाइन कर लेती है एक सेगमेंट के अंदर, ठीक है। ये क्या करती है, जो हमारी डोर्सल और जो वेंट्रल नर्व रूट्स होती है वो ज्वाइन करती है आपस में इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के ऊपर, ताकि वो वहां पे क्या बनाए, स्पाइनल नर्व बना पाए, ठीक है। अब जैसे ये वेंट्रल और डोर्सल, तो ये क्या करती है, ज्वाइन करती है, ठीक है, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन पे, ताकि क्या हो, ये क्या बना पाए, एक स्पाइनल नर्व बना पाए। अब हमारा जो पूरा कोडा इक्वाइना होती है, यहाँ पे 40 नर्व रूट्स निकलती है। आप कहोगे सर 40 नर्व रूट्स कैसे निकलती है, तो देखिए मैंने कहा कि L1 तक तो स्पाइनल कोड ही आ रही है, ठीक है, L2 to L5, ठीक है, L2, L3, L4, L5 4 हुए, एक सेगमेंट पे कितनी नर्व निकलती है, 4, तो 4 into 4 4 तो नर्व निकलती है एक सेगमेंट पे, और L है कितने, 4 है, 2 3 4 5, तो 4 into 4 16 तो नंबर नर्व्स होगी, 5 सेकंड, 5 into 4 20, और एक होगी 4 into 1 4, 16 plus 20 plus 1 कितना होता है, 40, ठीक है, 4। तो ये हमारा क्या होता है, टोटल कोडा इक्वाइना के अंदर 40 जो नर्व्स होती है वो देखने को मिलती है। अब एक बार वापस से ब्रीफ समरी देख लेते हैं। एक सेगमेंट से 4 नर्व निकलती है, 2 लेफ्ट साइड में, 2 राइट साइड में। लेफ्ट साइड में कौन कौन सी निकलती है, वेंट्रल और डोर्सल। राइट साइड में कौन कौन सी निकलती है, वेंट्रल और डोर्सल। L1 तक हमारी स्पाइनल कॉर्ड ही आती है, उसके बाद में L2, L3, L4, L5, S1, S2, S3, S4, S5 एंड कोकिक्स 1। इन सब पे क्या होता है, इन सब पे स्पाइनल कॉर्ड नहीं आती। तो ये सब नर्व्स ऊपर निकल के एक जो घोड़े की पूंछ की शेप में, हॉर्स की टेल के शेप में फाइलम टर्मिनल के वर्टिकल चलती है, इसको हम कह देते हैं कोडा इक्वाइना। अब जो हमारी डोर्सल और वेंट्रल नर्व रूट्स होती है वो आपस में ज्वाइन कर देती है ताकि इंटरवर्टिब्रल फोरामेन पे, ताकि वो एक स्पाइनल नर्व बना पाए। अब हमारी कोडा इक्वाइना में टोटल 40 नर्व रूट्स देखने को मिलती है। 40 कहते हैं, L2 to L5 4 इंटू में 4 क्या होता है, 4 नर्व होती है, तो 4 into 4 20, 4 into 4 16, ठीक है। S1 to S5 5 इंटू में 4 20, और 4 into 1 4 is equal to 40। तो मतलब क्या होता है, ये हमारा 16 plus 20 plus 4 कितना होता है, हमारा 40 हो जाता है, ठीक है। देन हम बात करते हैं इसके बाद में, ये देखिए ऐसे जा रही है ये हमारी, ठीक है, फाइलम टर्मिनल बिल्कुल वर्टिकल। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉर्नस मेडुलरिस, और इनके नीचे हमारा क्या होगा, मेनली कोडा इक्वाइना। देन हम इसके बारे में बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के एक्सटर्नल फीचर्स कौन कौन से होते हैं। तो अगर आप एक्सटर्नल फीचर्स की बात करोगे स्पाइनल कॉर्ड के, तो एक्सटर्नल फीचर्स में हमारा क्या आता है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये एक एंटीरियर मीडियन फिशर देखने को मिल रही है, फिशर है यहाँ पे, ये एक एंटीरियर मीडियन फिशर। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे क्या आती है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी आती है, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये एक फिशर है,
इस फिशर के अंदर क्या आ रही है, हमारी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी आ रही है। तो पहला तो ये देखिए एंटीरियरली क्या होता है, डीप एंटीरियर मीडियन फिशर के अंदर क्या आती है, हमारी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी आती है। देन हम बात करते हैं पोस्टीरियर मीडियन सल्कस की। पोस्टीरियर मीडियन सल्कस के अंदर ये देखिए, ये हमारा पोस्टीरियर मीडियन सल्कस है और यहाँ पे अंदर की तरफ एक ग्रूव जाती है जो कि डेप्थ में जाती है स्पाइनल कॉर्ड के, ठीक है। तो ये देखिए पोस्टीरियर मीडियन सल्कस के अंदर एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव जाती है जो कि स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल डेप्थ के अंदर जाती है। देन हम बात करते हैं कि जितने भी हाफ होते हैं डिवाइड हो जाते हैं मेनली 3 के अंदर। दिस इज posterior horn, this is lateral horn and this is anterior horn। तो 3 हाफ होते हैं एंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर रीजन इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए वापस से एंटीरियर साइड में क्या होता है, एंटीरियर साइड में यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, एंटीरियर मीडियन फिशर। ये देखिए ये इसका एंटीरियर पोर्शन होता है और ये इसका पोस्टीरियर पोर्शन होता है, ठीक है। दिस वन इज लेटरल पोर्शन। एंटीरियर साइड में एंटीरियर मीडियन फिशर देखने को मिल रही है। इस एंटीरियर मीडियन फिशर के अंदर हमारी एक एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी आती है जो कि स्पाइनल कॉर्ड को क्या करती है, सप्लाई करती है, ठीक है। देन हमारा पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, ये हमारे यहाँ पे पोस्टीरियर मीडियन सल्कस है। पोस्टीरियर मीडियन सल्कस के लॉन्गिट्यूडनल एक ग्रूव जाती है जो कि स्पाइनल कॉर्ड की डेप्थ के अंदर जाती है, ठीक है। देन जो हमारे तीनों हाफ है डिवाइड हो जाते हैं पोस्टीरियर, लेटरल एंड एंटीरियर के अंदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे 2 सल्कस है, एक तो है एंटीरो लेटरल सर्कस, दिस वन जो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये दिस वन, ये हमारा एंटीरो लेटरल सर्कस, और जो ये आपको दिख रहा है ये दिस वन, ये हमारा क्या है, पोस्टीरो लेटरल सर्कस। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा मोटर नर्व रूट्स होती है, मोटर नर्व रूट्स तो आती है एंटीरो लेटरल सर्कस पे, इस यहाँ पे इस पोजीशन पे हमारी क्या आती है, इस पोजीशन पे हमारी मोटर नर्व रूट्स आती है, और जो ये पोजीशन है यहाँ पे हमारी क्या आती है, सेंसरी नर्व रूट्स आती है, ठीक है। एक्सटर्नल फीचर समझ में आए। यहाँ पे हमारे 2 सल्कस होते हैं, एंटीरोलेटरल सल्कस एंड पोस्टीरोलेटरल सल्कस। एंटीरोलेटरल सल्कस पे मोटर नर्व रूट्स आती है, पोस्टीरोलेटरल सल्कस पे हमारी क्या आती है, सेंसरी नर्व रूट्स आती है, ठीक है। 3 पार्ट्स होते हैं इसके, एंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर, ठीक है। देन हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी होती है जो कि मेनली क्या कर रही है, स्पाइनल आर्टरी, इसके अंदर क्या होता है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी होती है जो कि मेनली स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करती है ब्लड, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टरी होती है। एक्सटर्नल फीचर्स की बात कर ली हमने, अभी हम क्या बात करते हैं। अब देखिए आपने कोडा इक्वाइना सिंड्रोम के बारे में तो काफी सुना होगा, ठीक है। कॉर्नस मेडुलरी सिंड्रोम आपके लिए नया होगा। तो देखिए अभी मैंने आपको लंबर पंक्चर के बारे में बताया था। लंबर पंक्चर क्या होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी से या पेशेंट की बॉडी से CSF बाहर निकालते हैं डायग्नोसिस करने के लिए। तो अब लंबर पंक्चर अगर हम चाइल्ड के ऊपर करेंगे तो चाइल्ड के हम कहाँ पे करते हैं, L4 वर्टिब्रा पे करते हैं। अब L4 वर्टिब्रा पे क्यों करेंगे, क्योंकि L3 वर्टिब्रा तक तो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वही आ रही है। अब L3 वर्टिब्रा तक स्पाइनल कॉर्ड आ रही है चाइल्ड के अंदर, तो हम स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, L4 वर्टिब्रा पे करेंगे। क्योंकि अगर L3 तक कर रहे हैं तो वहां पे काफी ज्यादा चांस होते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इंजर्ड हो जाएगी। देन हम बात करते हैं इसके बाद में अडल्ट्स के अंदर। अडल्ट्स के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है वो L1 वर्टिब्रा तक आ रही है, इसलिए उनके अंदर जो लंबर पंक्चर होता है वो L3 वर्टिब्रा के ऊपर किया जा सकता है, ठीक है। L3 वर्टिब्रा तक चाइल्ड के अंदर आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम L4 वर्टिब्रा पे लंबर पंक्चर करते हैं। अडल्ट्स के अंदर L1 वर्टिब्रा तक आती है स्पाइनल कॉर्ड, तो यहाँ पे हम L3 वर्टिब्रा पे क्या करते हैं, मेनली लंबर पंक्चर करते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप के सिंड्रोम देखने को मिलते हैं। एक होता है कॉर्नस मेडुलरी सिंड्रोम और एक होता है कोडा इक्वाइना सिंड्रोम। पहले हम बात करते हैं कॉर्नस मेडुलरी सिंड्रोम का। जो कॉर्नस मेडुलरी सिंड्रोम होता है, कॉर्नस मेडुलरी में आपको बता चुका, जो टर्मिनल पोर्शन होता है जहां पे हमारी स्पाइनल कॉर्ड खत्म होती है। तो कॉर्नस मेडुलरी सिंड्रोम के अंदर जो इंजरी होती है वो S2 से S4 सेगमेंट के ऊपर देखने को मिलती है, ठीक है। कॉर्नस मेडुलरी सिंड्रोम में जो इंजरी है वो S2 से S4 सेगमेंट के ऊपर देखने को मिलती है। इसकी वजह से क्या होता है, हमें एनेस्थीसिया देखने को मिलता है पेरिनियम के अंदर, मतलब सेंसेशंस चली जाती है पेरिनियम से। पेरिनियम क्या होता है, फीमेल्स के अंदर मेनली देखने को मिलता है। ये क्या करता है, पेल्विक फ्लोर के मसल्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो कॉर्नस मेडुलरी सिंड्रोम में S2 से S4 के ऊपर इंजरी हो रही है, जिसकी वजह से पेरिनियम में एनेस्थीसिया देखने को मिलता है। साथ साथ में जो हमारी ब्लैडर और बॉल मूवमेंट में डिसफंक्शन हो जाता है वो काफी ज्यादा अर्ली देखने को मिल सकता है, ठीक है। और देन हमारा क्या होता है, सेक्सुअल फंक्शंस भी यहाँ पे काफी ज्यादा अफेक्टेड हो सकते हैं। कॉर्नस मेडुलरी सिंड्रोम में पेरिनियम में एनेस्थीसिया होता है, ब्लैडर एंड बॉल मूवमेंट काफी ज्यादा अर्ली देखने को मिलता है और सेक्सुअल फंक्शन यहाँ पे अफेक्टेड हो सकते हैं। देन हम बात करते हैं कोडा इक्वाइना सिंड्रोम की। कोडा इक्वाइना सिंड्रोम में जो ब्लैडर एंड बॉल इन्वॉल्वमेंट है वो लेट होती है, वहां पे अर्ली थी, यहाँ पे लेट हो रही है, ठीक है। साथ साथ में क्या होता है, यहाँ पे लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ पैरालिसिस देखने को मिलती है,
ठीक है, समझ में आ गया। कॉर्नस मेडुलस कोडा इक्वाइना, कोडा इक्वाइना। अब क्या होता है, कोडा इक्वाइना काफी ज्यादा बड़ा गुच्छा होता है नर्व्स का, तो हर एक नर्व पूरी मतलब कंप्लीट कोडा इक्वाइना इंजर्ड हो या डैमेज हो, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। तो कोडा इक्वाइना अगर सिंड्रोम है तो वहां पे हमें लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ पैरालिसिस देखने को मिल सकती है, और साथ में ब्लैडर एंड बोल इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिल सकता है। अभी देखिए, जो हमने यहाँ पे आपको टेबल दिखाई हुई है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वाइकल सेगमेंट की। सर्वाइकल सेगमेंट की शेप क्या होती है, ओवल शेप होती है, ठीक है, मेनली। और इसके अंदर मैंने आपको बताया 3 हॉर्न्स होते हैं, एक होता है पोस्टीरियर हॉर्न, एक होता है लेटरल हॉर्न और एक होता है एंटीरियर हॉर्न। तो पोस्टीरियर हॉर्न की शेप क्या होती है, स्लेंडर टाइप की होती है। देन लेटरल हॉर्न की शेप, लेटरल हॉर्न तो एब्सेंट ही होता है। जो हमारे सर्वाइकल स्पाइनल सेगमेंट होता है उसके अंदर जो लेटरल हॉर्न है वो एब्सेंट होता है। देन हम बात करते हैं एंटीरियर हॉर्न की। तो जो एंटीरियर हॉर्न है, देखिए पहले 3 C1, C2 एंड C3 में एंटीरियर हॉर्न नैरो होता है, और C4 to C8 के अंदर ये क्या होता है, ब्रॉड होता है, ठीक है। ये याद कर लीजिए, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये है हमारा थर्ड सर्वाइकल सेगमेंट। थर्ड सर्वाइकल सेगमेंट के अंदर लेटरल हॉर्न तो एब्सेंट है, देखिए है ही नहीं, ठीक है। देन जो एंटीरियर हॉर्न है, ये दिस वन इज एंटीरियर हॉर्न। एंटीरियर हॉर्न क्या है, यहाँ पे नैरो है, ठीक है। देखिए ये 6 के अंदर ये कितना ज्यादा ब्रॉड है एंटीरियर हॉर्न, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, उसके कंपैरिजन तो काफी ज्यादा छोटा है ना, नैरो है। और पोस्टीरियर हॉर्न एक स्लेंडर टाइप का है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो तीनों हॉर्न बता दिए, इसकी शेप ओवल शेप की होती है। लेटरल हॉर्न तो यहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है। जो पोस्टीरियर हॉर्न है वो स्लेंडर टाइप का, और एंटीरियर हॉर्न क्या है, नैरो है। अगर हम वही 6 सर्वाइकल सेगमेंट पे चले जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो एंटीरियर हॉर्न होता है वो ब्रॉड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसको क्या होता है, इसको सप्लाई करना होता है अपर लिम्ब की मसल्स को। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रॉड अपने को एंटीरियर हॉर्न है वो देखने को मिलता है। देन हम बात करते हैं थोरैसिक स्पाइन की। तो थोरैसिक स्पाइन मेनली क्या होती है, सर्कुलर शेप की होती है। ये ओवल शेप की थी सर्वाइकल, जो थोरैसिक स्पाइन है सर्कुलर शेप की है। सेम पोस्टीरियर हॉर्न स्लेंडर टाइप का होता है। लेटरल हॉर्न सर्वाइकल में एब्सेंट था, जो भी थोरैसिक के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और जो एंटीरियर हॉर्न है, एंटीरियर हॉर्न यहाँ पे स्लेंडर टाइप का होता है, ठीक है। सिर्फ जो T1 होती है, T1 के अंदर क्या होता है, वो ब्रॉड होता है, ठीक है। थोरैसिक की बात करते हैं, थोरैसिक सर्कुलर होता है, पोस्टीरियर हॉर्न स्लेंडर टाइप का होता है, यहाँ पे लेटरल हॉर्न भी प्रेजेंट होता है, और एंटीरियर हॉर्न T1 के अंदर ही सिर्फ ब्रॉड होता है, बाकी सब में स्लेंडर टाइप का होता है। अब ये देखिए, यहाँ पे इसकी सर्कुलर शेप है, देखिए सर्कुलर शेप है। लेटरल हॉर्न, ये छोटे छोटे से लेटरल हॉर्न दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे लेटरल हॉर्न प्रेजेंट है। पोस्टीरियर हॉर्न यहाँ पे स्लेंडर टाइप के हैं, ठीक है। और एंटीरियर जो हॉर्न की बात करें तो एंटीरियर हॉर्न भी यहाँ पे क्या है, नैरो है, छोटे हैं यहाँ पे एंटीरियर हॉर्न, या फिर स्लेंडर टाइप का कह सकते हैं, स्लेंडर टाइप के जो हमारे एंटीरियर हॉर्न है। बट अगर वहीं पे यहाँ पे T1 होती तो ये क्या है, ये काफी ज्यादा मिलते हैं हमें एंटीरियर हॉर्न, ठीक है, ये ऐसे मिलते हैं अपने को, ठीक। तो ये हो गया हमारा थोरैसिक स्पाइन और सर्वाइकल स्पाइन। अभी देखिए लंबर स्पाइन की बात करते हैं, तो ऊपर देखिए इसमें ओवल शेप, इसमें ओवल शेप, लंबर में फिर से सर्कुलर होता है, सर्कुलर एंड सर्कुलर शेप। देन यहाँ पे जो पोस्टीरियर हॉर्न है वो बल्बस है। अब बल्बस का मतलब क्या है कि ये जो हमारा क्या है, इसके अंदर पोस्टीरियर हॉर्न नहीं है, तो पोस्टीरियर हॉर्न ये देखिए, ये यहाँ से मोटाई ज्यादा है पोस्टीरियर हॉर्न की, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर हॉर्न क्या है, बल्बस है यहाँ पे, ठीक है। और जो हमारा लेटरल हॉर्न है, लेटरल हॉर्न यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड सेगमेंट के अंदर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये सेकंड नंबर वर्टिब्रा है तो यहाँ पे जो हमारा ये है ये प्रेजेंट है। अगर यहीं पे थर्ड होता तो थर्ड के अंदर अपने को लेटरल हॉर्न देखने को नहीं मिलता। अगर हम इसके एंटीरियर हॉर्न की बात करें तो एंटीरियर हॉर्न भी क्या होता है, काफी ज्यादा बल्बस होता है, किस लिए, क्योंकि उसको लोअर लिम्ब को सप्लाई करना होता है। तो ये देखिए जो हमारा एंटीरियर हॉर्न है वो कितना ज्यादा बड़ा है, ठीक है, क्योंकि इसको क्या है, इसको सप्लाई करना है हमारी लोअर लिम्ब की मसल्स को, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं सैक्रम की। तो सैक्रम में देखिए, सैक्रम भी सर्कुलर होता है, ठीक है, बट छोटा होता है, ठीक है। और इसका जो पोस्टीरियर हॉर्न है काफी ज्यादा थिक होता है, ठीक। ये देखिए पोस्टीरियर हॉर्न काफी छोटा है, सर्कुलर है, पोस्टीरियर हॉर्न इसका काफी ज्यादा थिक है। लेटरल हॉर्न यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, और बल्बस होता है इसका भी, ताकि ये क्या करे, लोअर लिम्ब को सप्लाई अच्छे से कर पाए। सर्वाइकल कैसा है, सर्वाइकल देखिए ओवल शेप है, लेटरल हॉर्न मिसिंग है, यहाँ पे स्लेंडर टाइप का पोस्टीरियर हॉर्न है, ठीक है। और साथ साथ में क्या है, नैरो
है ये क्या नाम है, जो हमारा एंटीरियर हॉर्न है काफी ज्यादा नैरो है। बट अगर यहीं पे हम थर्ड के बाद की सिक्स सर्वाइकल सेगमेंट लें तो यहाँ पे ये क्या है, ये ब्रॉड है एंटीरियर हॉर्न। देन हम बाइक के बारे में बात करते हैं थोरैसिक की। थोरैसिक में क्या है कि जो हमारा लेटरल हॉर्न है वो प्रेजेंट होता है, सर्कुलर शेप का होता है ये। साथ साथ में जो इसका पोस्टीरियर हॉर्न है वो स्लेंडर टाइप का होता है, और एंटीरियर हॉर्न भी क्या है, स्लेंडर टाइप का ही हमें दिख रहा है। देन हम बात करते हैं लंबर वर्टिब्रा की। तो लंबर वर्टिब्रा में क्या होता है, लेटरल हॉर्न प्रेजेंट होता है यहाँ पे। साथ साथ में क्या होता है कि जो इसका पोस्टीरियर एज वेल एज एंटीरियर हॉर्न काफी ज्यादा बल्बस होता है लंबर के अंदर, ठीक है। पोस्टीरियर एज वेल एज एंटीरियर हॉर्न दोनों ही यहाँ पे बल्बस होते हैं, और जो लेटरल हॉर्न होता है वो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड सेगमेंट के अंदर ही पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। और इसकी बात करें अगर हम सेक्टल सेगमेंट की, तो ये सर्कुलर होता है बट थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। और इसके अंदर काफी ज्यादा वो देखने को मिलती है, थिकनेस देखने को मिलती है हमारे पोस्टीरियर हॉर्न में, और बल्बस क्या देखने को मिलता है हमारे यहाँ पे, एंटीरियर हॉर्न होता है, ठीक है। तो ये भी हमने बात करी हमारे इनकी। अब हम बात करते हैं स्पाइनल नर्व्स की। स्पाइनल नर्व्स मेनली क्या होती है, पेयर्स के अंदर होती है, ठीक है। हमारी बॉडी में मैंने आपको बता चुका टोटल 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स पाई जाती है, जिसके अंदर 8 सर्वाइकल नर्व्स होती है, 12 थोरैसिक नर्व्स होती है, 5 लंबर, 5 सैक्रल एंड 1 कोक्सिक्स नर्व होती है, ठीक है। इन सबको आप टोटल करोगे तो टोटली ये हमारा कितना बनता है, तो टोटली ये बनता है हमारा 31 पेयर, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो स्पाइनल नर्व्स होती है। मैं आपको बता चुका कि डोर्सल नर्व रूट्स आती है, साथ साथ में वेंट्रल नर्व रूट्स आती है। तो एक जो स्पाइनल नर्व होती है वो किससे अराइज करती है, 6 से लेके 8 डोर्सल और वेंट्रल नर्व रूट से हमारी क्या होती है, जो स्पाइनल नर्व होती है वो बनती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस डायग्राम में हमने हमारी बॉडी की काफी सारी नर्व्स दिखाई दी। तो अगर आपको नोटिस करना है तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। देन हम इसके बारे में बात करते हैं स्पाइनल सेगमेंट की। स्पाइनल सेगमेंट क्या होता है, देखिए अब हमारा स्पाइनल कॉर्ड का वो सेगमेंट जहां पे जो हमारी डोर्सल नर्व रूट्स के पेयर और वेंट्रल नर्व रूट्स के पेयर आपस में अटैच होते हैं उसको हम स्पाइनल सेगमेंट कहते हैं। स्पाइनल सेगमेंट, स्पाइनल कॉर्ड का वो सेगमेंट जहां पे हमारे डोर्सल कॉर्ड और वेंट्रल कॉर्ड के जो पेयर्स होते हैं आपस में अटैच होते हैं, वो हमारा क्या होता है, स्पाइनल सेगमेंट होता है। और ये कहाँ पे अटैच होते हैं, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन पे ये क्या होते हैं, अटैच होते हैं। अब मैं आपको बता चुका जो स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ है वो 45 सेंटीमीटर देखने को मिलती है एक मेल के अंदर, बट वर्टिबल कॉलम से छोटी होती है। वर्टिबल कॉलम की लेंथ 65 सेंटीमीटर होती है और स्पाइनल कॉर्ड की 45 सेंटीमीटर होती है। क्यों छोटी होती है, क्योंकि ये L1 पे आके रुक जाती है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन बताता हूं मैं कि ये क्यों छोटी होती है। देखिए अब क्या होता है, जब भी कोई बच्चा होता है वो 3rd मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होता है, मतलब 3rd मंथ के अंदर एम्ब्रियो जब वो अपने मदर के वॉम्ब के अंदर है और वहां पे 3 महीने हो गए उसको, तो जब वो 3rd मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होता है उस टाइम क्या होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो वर्टिब्रल कैनल के साथ साथ में ही क्या करती है, एक्सटेंड करती है, साथ साथ में ही बड़ी होती है और वो सेम रेट से बढ़ते हैं। 3rd मंथ के अंदर क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम दोनों सेम रेट से क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। बट जैसे जैसे डेवलपमेंट कंटिन्यू होती रहती है वैसे वैसे जो बॉडी और जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो ज्यादा फास्ट स्पीड से ग्रो करने लगते हैं एज कंपेयर टू स्पाइनल कॉर्ड। अब इसकी वजह से क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड की जो ग्रोथ होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती वर्टिब्रल कॉलम जितनी, मतलब दोनों की पेस में चेंज आ गए तो स्पाइनल कॉर्ड की ग्रोथ कम हो जाती है एज कंपेयर टू वर्टिब्रल कॉलम। इसकी वजह से वर्टिब्रल कॉलम ज्यादा एक्सटेंड कर जाती है, ठीक है। और जो हमारी नर्व्स होती है वो उसी सेम इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से क्या करती है, एग्जिट करती है, जिससे वो क्या कर रही थी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर कर रही थी, ठीक है। अब देखिए जितनी भी हमारी स्पाइनल नर्व्स होती है सिर्फ C1 to C8 को छोड़ के वो कहाँ से जाती है, वर्टिब्रा के नीचे से जाती है, जो उसके कोरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा है उसके जस्ट नीचे से जाती है। जो C1 to C7 नर्व्स होती है वो ऊपर से जाती है वर्टिब्रा के, और C8 क्या होती है, नीचे से जाती है। आपको समझ में नहीं आया वो बताता हूँ मैं। देखिए जितनी भी हमारी स्पाइनल नर्व्स होती है ना, सिर्फ C1 और C8 को छोड़ के वो सारी क्या करती है, जो हमारी कोरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा, जो उनके सामने वर्टिब्रा होती है उसके नीचे से जाती है, ठीक है। सिर्फ C1 to C7 जो नर्व होती है वो उस वर्टिब्रा के ऊपर से जाती है, और जो C8 नर्व होती है वो C7 वर्टिब्रा के नीचे से जाती है। क्यों, क्योंकि जो C8 का तो कोई वर्टिब्रा होता ही नहीं, तो क्या होता है, C7 वर्टिब्रा के नीचे से जाती है, C1 to C7 ऊपर से जाती है, और बाकी जितनी भी नर्व्स है वो सारी हमारी नीचे से जाती है उसके कोरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा से, ठीक है। देन हम इसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए
ये यहाँ पे हमारा अटैच हो रहा है, तो ये हमारा स्पाइनल सेगमेंट को दिखाया है हमने इस वीडियो के अंदर, इस पिक्चर के अंदर। देन हम बात करते हैं न्यूक्लियाइज की, न्यूक्लियाई इन स्पाइनल कॉर्ड। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है इसके अंदर मेनली 3 मैटर देखने को मिलते हैं, ठीक है। 3 टाइप के ग्रे मैटर देखने को मिलते हैं। ग्रे मैटर जो होता है वो 3 उसके अंदर अरेंज होता है, 3 हॉर्न्स के अंदर। मतलब हमारा ग्रे मैटर क्या होता है, एच शेप का होता है, ठीक है। एच शेप का ग्रे मैटर होता है, उसके अंदर 3 अलग अलग टाइप के हॉर्न्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक होता है एंटीरियर हॉर्न, एक होता है पोस्टीरियर हॉर्न, एक होता है लेटरल हॉर्न, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था। ये देखिए, पोस्टीरियर हॉर्न, लेटरल हॉर्न एंड एंटीरियर हॉर्न। तो हमारा जो ग्रे मैटर होता है, ग्रे मैटर के अंदर मेनली 3 हॉर्न्स देखने को मिलते हैं, एंटीरियर, लेटरल एज वेल एज पोस्टीरियर हॉर्न। अभी पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियाई इन एंटीरियर ग्रे हॉर्न, ग्रे कॉलम। जो हमारा एंटीरियर ग्रे हॉर्न होता है उसके अंदर कौन कौन से न्यूक्लियाई होते हैं। सबसे पहले ये देखिए, जो एंटीरियर ग्रे हॉर्न होता है, ठीक है, ये डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में, एक हेड और एक होता है इसका बेस, ठीक है। जो हेड होता है वो वेंट्रल पार्ट होता है और जो बेस होता है वो इसका डोर्सल पार्ट होता है। एंटीरियर ग्रे हॉर्न जो होता है वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, हेड एज वेल एज बेस। हेड इसका वेंट्रल पार्ट होता है और जो बेस होता है वो इसका डोर्सल पार्ट होता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये मेनली मोटर वो होता है, तो ये क्या करता है, ये किसको सप्लाई करता है, स्केलेटल मसल को सप्लाई करता है। जो एंटीरियर वाला होता है वो मोटर फंक्शनिंग में हेल्प करता है, पोस्टीरियर वाला सेंसरी फंक्शनिंग में हेल्प करता है। तो एंटीरियर वाला मेनली 2 पार्ट में डिवाइड होगा, हेड में और बेस में, ठीक है। और मोटर फंक्शनिंग करता है, तो ये मेनली किसको इनर्वेट करता है, जो हमारी बॉडी की स्केलेटल मसल्स होती है उनको मेनली इनर्वेट करता है। और इसके अंदर जो सबसे प्रोमिनेंट न्यूरॉन पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं अल्फा न्यूरॉन। अभी हम आपको बताएंगे अल्फा न्यूरॉन भी क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए, और जो यहाँ पे सबसे छोटे न्यूरॉन पाए जाते हैं वो होते हैं हमारे गामा न्यूरॉन्स, ठीक है। 2 पार्ट, हेड एंड बेस, स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करता है। अल्फा न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, गामा न्यूरॉन्स पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए, जो हमारा ये होता है ये 3 ग्रुप में अरेंज होता है एंटीरियर हॉर्न। एंटीरियर हॉर्न के 3 ग्रुप कौन कौन से होते हैं, द फर्स्ट इज मीडियल ग्रुप, देन लेटरल ग्रुप। पहले हम बात करते हैं मीडियल ग्रुप की। एंटीरियर जो ग्रे हॉर्न होता है इसके 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला आता है मीडियल ग्रुप, दूसरा आता है लेटरल ग्रुप। सबसे पहले हम बात करते हैं मीडियल ग्रुप की। तो जो मीडियल ग्रुप होता है ये कहाँ तक ये क्या होता है, ये मेनली कहाँ तक आता है, ये पूरे के पूरे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है, ठीक है। पूरे के पूरे जो स्पाइनल कॉर्ड होता है पूरे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आता है ये। और मेनली जो हमारी बॉडी की एक्सियल मसल्स होती है, जो हमारी ट्रंक की, एब्डोमेन की मसल्स होती है, उनको सप्लाई करता है। लेटरल हॉर्न की बात करें तो ये सिर्फ हमारे सर्वाइकल में प्रेजेंट होता है, साथ साथ में लंबर एनलार्जमेंट्स में प्रेजेंट होता है। जो मैंने आपको 2 एनलार्जमेंट्स दिखाई थी, सिर्फ वहां पे प्रेजेंट होता है लेटरल जो ग्रुप होता है। और ये हमारी जो लिम्स की एपेंडिकुलर मसल्स होती है उनको सप्लाई करती है, ठीक है। हमने अभी क्या पढ़ा, हमने अब तक पढ़ा है इस हॉर्न के अंदर जो एंटीरियर हॉर्न होता है उसके अंदर एक वेंट्रल पार्ट होता है, एक डोर्सल पार्ट होता है। जो वेंट्रल पार्ट होता है वो हेड होता है, जो डोर्सल पार्ट होता है वो बेस होता है। अब क्या होता है, जो न्यूक्लियाई होता है हमारे एंटीरियर हॉर्न के अंदर वो सप्लाई करता है स्केलेटल मसल्स को, क्योंकि इसका काम क्या होता है, मोटर फंक्शनिंग का काम होता है इसका। इसके अंदर अल्फा न्यूरॉन्स पाया जाता है, इसके अंदर गामा न्यूरॉन्स पाया जाता है, ठीक है। अब ये जो हॉर्न है ये मेनली 3 ग्रुप्स के अंदर अरेंज होता है। पहला आता है मीडियल ग्रुप। मीडियल ग्रुप मेनली एक्सियल मसल्स को सप्लाई करता है, वो मसल्स जो कि हमारी स्टमक की या फिर जो हमारी ट्रंक है उसकी मसल्स होती है। और ये पूरे पूरे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाया जाता है। दूसरा हमारा आता है लेटरल ग्रुप। लेटरल ग्रुप मेनली सर्वाइकल और लंबर एनलार्जमेंट्स के अंदर ही मिलता है। और जो लिम्स की मसल्स होती है ये मेनली उसको क्या करता है, सप्लाई करता है। अब जो लेटरल ग्रुप होता है इसको भी हम क्या कर देते हैं, 3 सब ग्रुप्स के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक सब ग्रुप होता है हमारा एंटीरोलेटरल, एक होता है पोस्टीरोलेटरल और एक होता है पोस्ट पोस्टीरोलेटरल। पहले हम बात करते हैं एंटीरोलेटरल की। एंटीरोलेटरल कौन सा, एंटीरोलेटरल का मेन काम क्या होता है, ये सप्लाई करता है प्रोक्सिमल मसल्स ऑफ द लिम्ब। प्रोक्सिमल मसल्स ऑफ द लिम्ब का मतलब क्या है, जो हमारी बॉडी के पास की मसल्स है लिम्ब की, जैसे कि हमारे शोल्डर की मसल्स हो गई या फिर ग्लूटियल रीजन की मसल्स हो गई, थाई की मसल्स हो गई। तो एंटीरोलेटरल मेनली प्रोक्सिमल मसल्स को सप्लाई करता है, जबकि जो पोस्ट पोस्टीरोलेटरल है वो डिस्टल सेगमेंट को सप्लाई करता है, जैसे कि हमारा हैंड हो गया, फुट हो गया। और जो पोस्टीरोलेटरल है वो इंटरमीडिएट मसल को सप्लाई करता है, जैसे कि फोरआर्म एंड लेग। तो जो हमारा लेटरल था, लेटरल मेनली लिम्स की मसल को सप्लाई कर रहा है। इसके 2 एनलार्जमेंट्स होते हैं, सर्वाइकल एनलार्जमेंट एंड लंबर एनलार्जमेंट। इसके 3 फर्दर सब ग्रुप्स होते हैं, एंटीरोलेटरल, पोस्टीरोलेटरल एंड पोस्ट पोस्टीरोलेटरल। जो एंटीरोलेटरल होता है वो प्रोक्सिमल मसल्स को सप्लाई करता है, जो कि मेनली शोल्डर की होती है और ग्लूटियल रीजन की होती है। पोस्ट पोस्टीरोलेटरल मेनली सप्लाई करते हैं डिस्टल सेगमेंट को, जो कि हमारे हैंड होते हैं, फुट होते हैं। जो हमारी बॉडी से जितना दूर जाता रहेगा वो हमारे लिए उतना डिस्टल है, और जो हमारी बॉडी के पास आएगा वो हमारी बॉडी के लिए प्रोक्सिमल होता है। और जो पोस्ट
पोस्टीरोलेटरल्स होता है वो सप्लाई करते हैं इंटरमीडिएट मसल्स को, जैसे कि फोर आर्म को और लेग्स को। देन जो हमारा इसके अंदर तीसरा ग्रुप आता है वो होता है हमारा सेंट्रल ग्रुप। जो सेंट्रल ग्रुप होता है ये मेनली कहाँ पे पाया जाता है, ये सिर्फ अपर सर्वाइकल सेगमेंट के अंदर पाया जाता है और किसको सप्लाई करता है, फ्रेनिक नर्व न्यूक्लियस। फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नर्व क्या होती है, ये हमारी मेनली डायफ्राम को सप्लाई करती है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नर्व होती है। तो ये फ्रेनिक नर्व को सप्लाई करता है एज वेल एज एसेसरी नर्व को भी क्या करता है, ये सप्लाई करता है। कहाँ पे, अपर सर्वाइकल सेगमेंट के अंदर पाया जाता है ये। अभी देखिए मैंने आपको बताया था अल्फा न्यूरॉन्स। अल्फा न्यूरॉन्स का क्या बताया था मैंने आपको कि हमारे जो एंटीरियर ग्रे कॉलम होता है उसके अंदर अल्फा न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। अल्फा न्यूरॉन्स क्या होते हैं, अल्फा न्यूरॉन्स लार्ज मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि LMN होते हैं, ठीक है। अब लार्ज होते हैं, मल्टीपोलर हो सकते हैं, काफी सारी इनर्वेशंस ले सकते हैं, और लोअर मोटर न्यूरॉन होते हैं। लोअर मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, अब ये अपर मोटर न्यूरॉन्स सिग्नल लेके हमारी मसल तक ट्रांसफर करते हैं। लोअर मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, अपर मोटर न्यूरॉन से सिग्नल लेके हमारी जो इफेक्टर मसल्स होती है वहां पे उस सिग्नल को क्या करते हैं, ये ट्रांसफर करते हैं। साथ साथ में एक्सेसिव जो मसल मूवमेंट होती है उसको रोकने का काम क्या होता है, हमारा LMN का होता है या फिर लोअर मोटर न्यूरॉन का होता है। अगर हमारे लोअर मोटर न्यूरॉन के अंदर कोई भी डैमेज आ जाता है तो उसकी वजह से हमें पैरालिसिस देखने को मिलती है और साथ साथ में पैरासिस भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। देन हम इसके बारे में बात करते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर मैंने आपको एक्सियल और अपेंडिकुलर बताया था, तो हमारी बॉडी में एक एक्सियल डिवीजन होती है, साथ साथ में एक अपेंडिकुलर डिवीजन होती है मसल्स की। तो जो एक्सियल मसल्स होती है वो क्या करती है, वो हमारे एक्सियल स्केलेटन को सपोर्ट करती है, जैसे कि हमारे स्टमक की मसल्स हो जाती है, जैसे कि हमारी ट्रंक की मसल्स हो जाती है। जबकि जो अपेंडिकुलर मसल्स होती है वो हमारी लिम्स की मसल्स को मेनली क्या करती है, सपोर्ट करती है, लिम्स को सपोर्ट करती है। तो हमारी बॉडी में तो अपेंडिकुलर एंड एक्सियल की बात हो गई। एक्सियल क्या करती है, हमारे एक्सियल स्केलेटन को सपोर्ट करती है, और अपेंडिकुलर स्केलेटन को क्या करती है, सपोर्ट करती है। एक मैंने नाम लिया था एसेसरी नर्व। एसेसरी नर्व मेनली क्या होती है, ये हमारी बॉडी की 11th क्रेनियल नर्व होती है। ये सप्लाई करती है स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड एंड ट्रेपेजियस मसल को, ठीक है। तो अभी तक आप आई थिंक आपको क्लियर होगा। अभी ये देखिए, ये एक डायग्राम दिखाया है इसका, ये देखिए ये जो है ये एंटीरियर हॉर्न है, एंटीरियर साइड है। यहाँ पे हमारे देखिए यहाँ पे एंटीरियर हॉर्न के अंदर, एंटीरियर हॉर्न में हमारे 3 सब ग्रुप्स है, लेटरल सब ग्रुप्स, सेंट्रल एंड मीडियल। जो लेटरल है वो फर्दर 3 टाइप का होता है, एंटीरोलेटरल, पोस्टीरोलेटरल एंड पोस्टीरोलेटरल, ठीक है। देन अभी हम बात करते हैं इसके बाद में जो न्यूक्लियाई पाए जाते हैं हमारे लेटरल ग्रे हॉर्न के अंदर, वो न्यूक्लियाई जो कि हमारे लेटरल ग्रे हॉर्न के अंदर पाए जाते हैं। ये जो है ये मेनली हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरमीडियोलेटरल और एक होता है इंटरमीडियो मीडियल न्यूक्लियस, ठीक है। हमारा जो लेटरल ग्रे, ये देखिए जो ये यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, लेटरल ग्रे हॉर्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे मेनली 2 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, इंटरमीडियोलेटरल और इंटरमीडियो मीडियल न्यूक्लियाई। पहले हम बात करते हैं इंटरमीडियोलेटरल की। जो इंटरमीडियोलेटरल न्यूक्लियस होते हैं ये क्या करते हैं, ये इफरेंट एज वेल एज एफरेंट न्यूक्लियर कॉलम्स की तरह काम करते हैं। जो इंटेरोमीडियोलेटरल न्यूक्लियस होते हैं ये बहुत इफरेंट और एफरेंट न्यूक्लियस की तरह काम करते हैं। इफरेंट का और एफरेंट का काम क्या होता है, इफरेंट और एफरेंट का काम क्या होता है, एक मैसेज को ब्रेन तक लेके जाने में हेल्प करता है और दूसरा ब्रेन से मैसेज लेके आने में हेल्प करता है। जो एफरेंट होता है, एफरेंट मैसेज लेके जाने में हेल्प करता है, और जो इफरेंट होता है वो मैसेज को ब्रेन से वापस लाने में हेल्प करते हैं। तो जो इंटरमीडियोलेटरल है ये इफरेंट की तरह भी काम कर सकते हैं और एफरेंट की तरह भी काम कर सकते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस होते हैं ये 2 लेवल्स पे देखे जा सकते हैं। एक तो देखे जा सकते हैं T1 से लेके L2, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, L1, L2, ठीक है। और एक S2 to S4 सेगमेंट के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। जब ये T1 से L2 सेगमेंट के ऊपर होते हैं तो ये क्या करते हैं, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स को क्या करते हैं, अराइज करते हैं, ठीक है। सिंपैथेटिक का मतलब क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम आता है, जब हमें फियर एकदम से, जब हमें कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे हम एकदम से डर गए हो या फिर एकदम से एक्साइट हो गए, उस एरिया में हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम काम आता है। तो जब T1 एंड L2 सेगमेंट्स पे होते हैं ये, तो उस टाइम प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स को क्या करते हैं, ये राइज करते हैं। और अगर ये S2 to S4 सेगमेंट के ऊपर है तो वहां पे प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स को, जो कि उनको उनसे ऑपोजिट काम करते हैं, उनको वो करते हैं, राइज करते हैं, ठीक है। T1 एंड L2 ये 2 मेनली साइड पे पाए जाते हैं, एक T1 एंड L2, एक S2 to S4 के ऊपर, ठीक है। देन जो दूसरा होता है हमारा इंटरमीडियो मीडियल न्यूक्लियस। ये जो होता है ये मेनली मोस्टली क्या होता है, इंटरन्यूशनल न्यूरल कॉलम के अंदर पाया जाता है। अभी आप देखिए मैंने आपको बताया कि प्री गैंग्लियोनिक क्या होता है,
ठीक है। तो ये देखिए प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, ये वो नर्व फाइबर्स होते हैं जो कि मेनली क्या करते हैं, जो ये कनेक्ट करते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को गैंग्लिया से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट कर रहे हैं गैंग्लिया से। ठीक है, तो ये वो नर्व फाइबर्स है जो कि क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को गैंग्लिया से। ठीक है, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं वो नर्व फाइबर्स होते हैं जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं और कनेक्ट करते हैं गैंग्लिया को इफेक्टर ऑर्गन से। ठीक है, और जो गैंग्लिया होता है वो कहते हैं कलेक्शन होता है न्यूरोनल बॉडीज का। ठीक है, जो कि मेनली वोलेंट्री एंड ऑटोनॉमिक ब्रांचेस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो अभी देखिए मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियाई होते हैं लिटिल ग्रे हॉर्न के अंदर, इसके अंदर सबसे पहला हमारा आता है इंटरमीडियोलेटरल न्यूक्लियाई। जो इंटरमीडियोलेटरल न्यूक्लियाई होता है ये बहुत इफरेंट एज वेल एफरेंट न्यूक्लियस की तरह काम करते हैं। ये T1 से L2 सेगमेंट पे पाया जाता है, S2 से F4 सेगमेंट के ऊपर पाया जाता है। T1 से L2 सेगमेंट के ऊपर ये प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स को राइज करते हैं और S2 से S4 सेगमेंट के ऊपर ये प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स को राइज करते हैं। जो हमारा प्री गैंग्लियोनिक का मतलब क्या होता है, ये वो नर्व फाइबर्स होते हैं जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर पाए जाते हैं और ये कनेक्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को गैंग्लिया से। जबकि जो पोस्ट गैंग्लियोनिक होते हैं वो किसको कनेक्ट करते हैं, वो गैंग्लिया से इफेक्टर ऑर्गन को कनेक्ट करते हैं। गैंग्लिया क्या होता है, ये कलेक्शन होता है न्यूरोनल बॉडीज का जो कि वोलेंट्री एज वेल एज ऑटोनॉमिक ब्रांच दोनों के ऊपर हमें देखने को मिल सकते हैं। देन हम बात करते हैं न्यूक्लियाई इन पोस्टीरियर ग्रे कोलम या फिर न्यूक्लियाई जो कि हमारे पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में होते हैं। ये मेनली 4 तरह के इसके अंदर एफरेंट न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं। जो पहला एफरेंट न्यूक्लियाई होता है वो पोस्टीरियर मार्जिनल न्यूक्लियस होता है। ये जो पोस्टीरियर मार्जिनल न्यूक्लियस होता है एक थिन लेयर होती है न्यूरोनल कैप्स की जो कि पोस्टीरियर हॉर्न पे पाए जाते हैं। जो हमारा पोस्टीरियर हॉर्न होता है, दिखाता हूँ आपको, जो पोस्टीरियर हॉर्न है, पोस्टीरियर हॉर्न पे क्या होता है, ये कैप होती है, थिन कैप होती है। ठीक है, मार्जिनल न्यूक्लियस की। ये देखिए पोस्टीरियर मार्जिनल न्यूक्लियस क्या होती है, न्यूरोनल कैप होती है पोस्टीरियर हॉर्न की। ठीक है, और यहाँ पे क्या आता है, डोर्सल रूट फाइबर्स आते हैं। ये देखिए ये हमारा पोस्टीरियर हॉर्न है। ठीक है, और यहाँ की इसकी देखिए, इसकी जो ये कैप है, ये कैप क्या है हमारी, यह है पोस्टीरियर मार्जिनल न्यूक्लियस। और यहाँ पे डोर्सल रूट्स मेनली देखने को मिलती है। जो ये किसको रिसीव करता है, डोर्सल रूट फाइबर को क्या करते हैं, मेनली रिसीव करता है। देन हम बात करते हैं इसके बाद में सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा। जो सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा है ये भी एक न्यूक्लियाई है हमारे पोस्टीरियर ग्रे कोलम का। और ये कहाँ पे पाया जाता है, ये टिप पे पाया जाता है पोस्टीरियर हॉर्न के। ये मेनली जो हमारा पोस्टीरियर हॉर्न है, पोस्टीरियर हॉर्न के टिप के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, और ये पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर होता है। ठीक है, जो हमारा ये है, ये देखिए ये दिस वन, ये हमारा क्या है, सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा पूरी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर होता है और पोस्टीरियर हॉर्न के मेनली टिप के ऊपर क्या होता है, ये पाया जाता है। देन हमारा आता है न्यूक्लियस प्रोप्रियस। जो न्यूक्लियस प्रोप्रियस है ये क्या होता है, सबजेसेंट होता है सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा के। न्यूक्लियस प्रोप्रियस क्या है, सब्सटेंशियस क्या नाम है, सबजेसेंट है सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा के। ठीक है, और ये भी पूरी की पूरी कॉर्ड के अंदर ही हमें देखने को मिलता है। देन हम बात करते हैं न्यूक्लियस डोर्सालिस की। न्यूक्लियस डोर्सालिस को हम थोरैसिक न्यूक्लियस भी कहते हैं और ये कहाँ पे पाया जाता है, बेस ऑफ पोस्टीरियर हॉर्न। पोस्टीरियर हॉर्न के बिल्कुल बेस पे पाया जाता है, C8 से L3 सेगमेंट के ऊपर। और ये कहाँ सिचुएटेड होता है, लैमाइना 5 टू लैमाइना 6 के अंदर। ठीक है, अभी एक बार वापस इसकी समरी दे देते हैं। जो न्यूक्लियस होता है पोस्टीरियर ग्रे कोलम का या फिर न्यूक्लियस जो होता है पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न का, ये 4 टाइप में होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्टीरियर मार्जिनल न्यूक्लियस की। ये मेनली क्या होता है, ये कैप होती है पोस्टीरियर हॉर्न की जो सबसे ऊपर पाई जाती है और ये डोर्सल रूट फाइबर्स को क्या करती है, रिसीव करती है। देखिए दिस इज पोस्टीरियर मार्जिनल न्यूक्लियस। देन जो सेकंड आता है वो होता है सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा। ये मेनली पोस्टीरियर हॉर्न के टिप पे पाया जाता है और ये भी पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही देखने को मिलता है। देन हम बात करते हैं इसके बाद में, एक मिनट आपको सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा दिखा देते हैं। जो ये वाला है ये हमारा सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा है। देन हम इसके बाद में बात करते हैं न्यूक्लियस प्रोप्रियस की। जो न्यूक्लियस प्रोप्रियस होता है ये सबजेसेंट होता है सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा के और ये पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या होता है, देखने को मिलता है। देन हमारा आता है न्यूक्लियस डोर्सालिस। न्यूक्लियस डोर्सालिस को हम थोरैसिक न्यूक्लियस भी कहते हैं और ये बेस ऑफ पोस्टीरियर हॉर्न पे मेनली पाया जाता है और ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर नहीं देखने को मिलता है, ये सिर्फ C8 से L3 सेगमेंट के ऊपर ही देखने को मिलता है। लैमिना 5 एंड 6 के ऊपर ये क्या होता है, सिचुएटेड होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन, subscribe our channel and share it with your friends to make them learn. Thank you.